तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी बिजनेस को एडिक्वेट प्रॉफिट क्यों अर्न करना चाहिए। पहली बात ये कि जो बिजनेसमैन है, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में, और उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने रिलेटेड लोग हैं, उन सबकी लाइवलीहुड डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर बिजनेस पे। यानी उनका जीविका के लिए जो धन की जरूरत होती है, जीविका हेतु जो धनोपार्जन होता है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। तो लाइवलीहुड कहते हैं उसको। अगर वो बिजनेस एडिक्वेट प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आगे चल के वो स्लो डाउन का शिकार होगा और सकता है बंद हो जाए। तो अगर एडिक्वेट प्रॉफिट बिजनेस जनरेट नहीं करेगा तो वो बंद हो जाएगा, और वो अगर वो बंद हो गया तो उससे नुकसान क्या होगा, आने वाले समय में जितने भी लोग हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, और जिस भी बैंक ने उस पर्टिकुलर बिजनेस को लोन दिया होगा, जितने इन्वेस्टर ने उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, सबका पैसा डूब जाएगा और एक क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जब भी कभी कोई बड़ी कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई लॉस में होती है या प्रॉब्लम में होती है, तो गवर्नमेंट आती है हेल्प करने के लिए। जैसे आप लोग ने देखा होगा, किसी को अगर याद हो कि एक सत्यम स्कैम हुआ था, उसमें सत्यम एक आईटी कंपनी थी और वो गलत अपने ऑडिट रिजल्ट दिखा रही थी, उसकी वजह से उसके शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा था। जब मार्केट को ये पता चला कि इसके जो रिजल्ट है वो फेक है, मैनिपुलेटेड है, और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो एक बहुत बड़ी लॉ फर्म थी जो उनके अकाउंट्स को ऑडिट करती थी, उसमें घूस लेके उनके लिए गलत रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही थी। तो जब मार्केट को ये पता चला तो जो कई सौ रुपए का शेयर चलता था वो घटते घटते 6 रुपए का हो गया, और जितने लाखों लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारे बैंक ने उसको लोन दिया था, बहुत सारे एम्प्लॉय हजारों की संख्या में काम कर रहे थे, उन सब का फ्यूचर खतरे में आ गया। तो उस समय गवर्नमेंट एक्शन में आई और गवर्नमेंट ने तुरंत एक बोर्ड बनाया। उस बोर्ड में केवी कामत और इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सबको बुलाया गया और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा गया और उसको रीस्ट्रक्चर किया गया। और बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर लिया, और टेक महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर लिया और महिंद्रा सत्यम के नाम से उसकी रीब्रांडिंग कर दी, और बाद में महिंद्रा सत्यम को महिंद्रा टेक महिंद्रा में मर्ज कर दिया। तो सत्यम वर्ड खत्म हो गया। यानी सत्यम बच गई, उसके एम्प्लॉइज बच गए, उसके सारे एम्प्लॉय ट्रांसफर हो गए टेक महिंद्रा में, उसके सारे शेयर होल्डर्स को टेक महिंद्रा का शेयर दे दिया गया, यानी सब लोग बच गए। तो यानी इससे एक चीज ये पता चलती है इस वाली केस स्टडी से, महिंद्रा सत्यम और सत्यम की केस स्टडी से, कि अगर बिजनेस में एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो लॉस करने लगेगा और एक अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे बहुत बड़े पोर्शन को, देश की बहुत बड़े सेगमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इसका एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा DHFL बैंकरप्ट हुआ, उसके पहले IL&FS बैंकरप्ट हुआ था। तो IL&FS एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और वो कंपनी जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को लोन देती थी। बेसिकली वो एक NBFC थी। तो वो NBFC बहुत सारे सेक्टर्स को लोन देती थी, और लोन देने की वजह से जिन सारे सेक्टर्स को उसने पैसे दिए थे, अब अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई तो उससे क्या हुआ, उसने जो पैसे किसी दूसरे को दिए थे वो उसने खुद किसी से बोरो किए थे, RBI से बोरो किए थे, डिफरेंट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बोरो किए थे, बड़े बड़े बैंक से बोरो किए थे, और फिर आगे अपने क्लाइंट्स को दिया था ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे। IL&FS अपना जो डेट था वो रीपे नहीं कर पाई। तो जब डेट रीपे नहीं कर पाई, अब उसके पास पता है कितना, 1 लाख करोड़ का उसने कर्ज ले रखा है डिफरेंट बैंक से, डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब वो वापस नहीं कर पा रहे। आप तो सोचिए, अगर 1 लाख करोड़ रुपए फंस जाएंगे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी बैंक ने 5,000 करोड़ का लोन दिया, किसी ने 10,000 करोड़ का दिया, तो वो भी बैंक प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो भी बैंक बैंकरप्ट होने लगेगा। तो एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। डोमिनो आप लोगों को पता है, फिर वो गिरा तो उससे बड़ा गिरा, तो बड़ा से उससे बड़ा गिरा, ऐसे करते करते बहुत बड़ी बड़ी चीजें गिर जाती हैं। डोमिनो इफेक्ट कितने लोगों को पता है क्या होता है? यस सर, पता है। सारे लोगों को पता है, किसी को नहीं पता? तो आप लोगों ने देखा डोमिनो इफेक्ट की, एक छोटा सा पत्थर, एकदम बहुत नन्हा सा, इतना छोटा था कि वो हाथ से पकड़ भी नहीं सकता, उसको उसने पिन से उठा के रखा, वो लुढ़का तो उसने 2.5 टन 1.5 टन भारी पत्थर को गिरा दिया। तो मैं आपको डोमिनो इफेक्ट बता रहा था फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि अगर एक छोटा सा बिजनेस कोलैप्स करता है
क्यों बिजनेस में प्रॉफिट आना जरूरी है? क्योंकि एक छोटा सा बिजनेस कोलैप्स करता है तो डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसने किसी से रुपया लिया, वो डूब गया, तो जिससे जिससे उसने रुपया लिया वो फंस गया, उसने किसी से ले रखा होगा तो वो कोलैप्स हुआ, तो उसकी वजह से दूसरा कोलैप्स हुआ, तो तीसरा कोलैप्स हुआ, तो इससे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब कोलैप्स होने लगी। ये अगर डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। और ऐसा 2008 में हो चुका है ऑलरेडी। तो ये डोमिनो इफेक्ट होता है, समझ में आया? तो मतलब ये डोमिनो इफेक्ट तो पत्थर में था, तो यही डोमिनो इफेक्ट फाइनेंशियल सेक्टर में भी हो सकता है, कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस में भी हो सकता है कि एक कोलैप्स हुआ तो दूसरा कोलैप्स हुआ, तो उससे बड़ा कोलैप्स हुआ तो सबसे बड़ा, तो बड़ी बड़ी बैंक्स कोलैप्स होने लगी। और 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था तो दुनिया की जो काफी बड़ी बैंक थी लेमन ब्रदर्स, वो कोलैप्स कर गई थी। क्लियर है? आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर एक कोई छोटा बिजनेस कोलैप्स होता है तो उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बिजनेस कोलैप्स होने लगते हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हर एक बिजनेस को बचा के रखा जाए। दूसरी चीज ये कि बिजनेस को एडिक्वेट प्रॉफिट क्यों जनरेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा रखे हैं, और जो इन्वेस्टर ने पैसे लगा रखे हैं वो किस लिए लगा रखे हैं, ताकि उनको रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस लगा रखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे लगा रखे हैं उन कंपनियों में कि जब वो बड़ा होगा तब उससे पैसे मिलेंगे तो उससे हम उसको हायर स्टडीज के लिए भेजेंगे। किसी ने अपने ड्रीम घर, एक ड्रीम होम के लिए बना रखे हैं, किसी ने ड्रीम कार लेने के लिए बना रखे हैं, किसी ने वर्ल्ड टूर के लिए बना रखे हैं। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर उस इन्वेस्टमेंट में कोई रिटर्न नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा फिर इन्वेस्टमेंट का, यानी कि फिर कोई बिजनेस में पैसा ही नहीं लगाएगा। और बिजनेस में अगर कोई पैसा नहीं लगाएगा तो बिजनेस को कैपिटल नहीं मिलेगा, और अगर बिजनेस को कैपिटल नहीं मिलेगा तो बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। बिना कैपिटल के बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? ठीक है, तो इसलिए बिजनेस को एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न होना बहुत जरूरी है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर अगली बात, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। हम लोग क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी बड़ा रिस्क लेते हैं, और मोर रिस्क मोर गेन आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि रिस्क हम ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम बैंक में एफडी भी कर सकते हैं, कंपैरेटिवली सेफ है, ज्यादा सेफ है। हम किसान विकास पत्र भी ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम पीपीएफ अकाउंट में भी डाल सकते हैं, वो कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट से ज्यादा सेफ है। लेकिन हम लोग क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम क्यों इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम क्यों किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं? लेकिन रिस्क हम लोग ले रहे हैं, तो अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। अगर हमें रिस्क नहीं लेना होता तो फिर हम बैंक में एफडी कर देंगे, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन हमने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। इसलिए बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एडिक्वेट रिटर्न बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस को कैपिटल मिलती है जब उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और उन लोगों को एडिक्वेट रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कभी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, एक्सपेंशन ही नहीं हो पाएगा, प्लांट का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाएगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट वर्किंग। दूसरी बात ये कि आप किसी कंपनी को कैसे बताते हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है? कैसे पता चलता है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है? बताइए। हम उसकी बैलेंस शीट देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, डिविडेंड नहीं दे रही, तो उसमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो किसी कंपनी की एफिशिएंट वर्किंग का बैरोमीटर कौन है? उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर गुडविल और रिपुटेशन। अगर कोई कंपनी लगातार अच्छे रिटर्न्स बना रही है, लगातार वो डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो इसका मतलब ये है कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी बनेगी। अगर अच्छी गुडविल होगी, रेपुटेशन अच्छी होगी, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, उसका आईपीओ आएगा, उसका एनएफओ आएगा, उसके बॉन्ड्स आएंगे, तो तुरंत सब्सक्राइब हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? सारे रीजन समझ में आ गए क्यों बिजनेस को एडिक्वेट प्रॉफिट बनाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन प्रॉफिट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस? क्या प्रॉफिट बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है? देखिए, लेमैन की टर्म्स में अगर एक साधारण आदमी से पूछे तो आप बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो साधारण भाषा में एक साधारण नागरिक की तुलना में, अगर हम नो नथिंग इन्वेस्टर की तुलना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक सामान्य नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है।
लेकिन बिजनेस का बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। क्या वो समझते? A layman may say that business is carried on for profit only, but a good businessman cannot offer to keep profit as his sole objective। देखिए, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत विजनरी लोग हैं, उनका सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, उनके बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। क्या हो सकते हैं वो समझते हैं आगे। सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, हाँ, कि हमारा ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, ब्लड बैंक खोलते हैं। वो किसी ने देखी है सुल्तान पिक्चर? सलमान खान जो है वो पैसे इकट्ठा करता है ब्लड बैंक के लिए, तो वो एक ब्लड बैंक खोलना चाहता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का सर्विस ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मतलब वो ये चाहे कि उनको सोसाइटी को सर्व करना है। और कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिजनेस का। तो देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव। मतलब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आजकल की दुनिया में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये उसी तरह से है जिस तरह से एक इंसान सिर्फ खाने के लिए जीवित नहीं रहता है। अगर आपसे एक लेमन से पूछा जाए कि भैया आप काम क्यों करते हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के खाए। किस लिए कमा रहे हैं? ताकि हम खा पाए, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ जी पाए। तो जिस तरह से एक इंसान का ऑब्जेक्टिव, जीवित रहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ खाना नहीं होता है, उसी तरह से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आ गई? मतलब बहुत सारे लोग नहीं कहते सिर्फ खाने के लिए जी रहा है, कि पैसा कमाया खा लिया, पैसा कमाया खा लिया। तो जिस तरह से एक अच्छे इंसान का ऑब्जेक्टिव सिर्फ खाने के लिए जीना नहीं है, उसी तरह से एक अच्छे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम लोग ये बात करते हैं, अभी तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सोल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, लेकिन जब हम ब्रॉडर सेंस में गए, बहुत बड़ी नजरिए से देखा, एक ओपन माइंडेड विजन से देखा, तो हमें यह समझ में आया कि यार सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई कि इंसान किस से जी रहा है? खाने के लिए जी रहा है, ठीक है। हर काम क्यों कर रहा है? खाने के लिए कर रहा है। पढ़ाई क्यों कर रहा है? वैसे कर तो रहा है, यही हकीकत तो यही है कि हम लोग क्यों सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमें खाना मिल जाए बैठे बैठे एक जगह पे, तो कोई काम करेगा? नहीं करेगा। हम लोग काम क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ वही एक ऑब्जेक्टिव हो जीने का, ये नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उसी तरह से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, उसके बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं वो समझते हैं। जब कभी भी हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपने लेबर, कस्टमर, सोसाइटी का जो हित है, जो उनका वेलफेयर है, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। कैसे? अगर कोई बिजनेस या कोई फैक्ट्री बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी, तो क्या करेगी? अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करेगी, उससे ज्यादा काम कराएगी। वो चाहेगी कि ये दिनों रात काम करते रहें, खूब मैन्युफैक्चरिंग करें, खूब प्रोडक्ट बनाएं, और हम इनको मिनिमम सैलरी दें और ये मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। तो ऐसा होगा तो बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये सही होगा ऐसा करना? क्या एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करना, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, ये एक अच्छी चीज होगी? हमें क्या करना है? उससे एडिक्वेट काम कराना है, इतना काम कराना है कि वो खुश रहे, खुशी खुशी काम करे, अपने घर पे जाए। ऐसा ना हो कि एकदम जाके चूर होके गिर गया बिस्तर पे, किसी काबिल ही नहीं बचा, इतना काम करा लिया। मतलब भर का ही काम कराना है और उसको ठीक ठाक पैसे देने हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर हम कस्टमर को घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, बहुत सस्ती क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा कमा लेंगे, इससे क्या होगा? बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन क्या इससे कस्टमर खुश रहेगा? क्या ये करना सही होगा? अच्छे बिजनेस क्या करते हैं? वो प्रॉफिट कमाते हैं, मार्जिन भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कस्टमर को परेशान नहीं करते हैं, उसको उसका वेलफेयर करते हैं, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखते हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी तरह की जो प्रोडक्ट वाली कंपनियां होती हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसने क्या किया? उसने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, गंदा पानी वो तालाब में और
गंगा जी में या नदियों में ऐसे बहा रहा है, तो इससे क्या होगा, उसके पैसे बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें केमिकल्स खूब ज्यादा है, सस्ता बन रहा है, या वो उसने एलपीजी की जगह उसने कोयले का इस्तेमाल करा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो कोयला सस्ता पड़ेगा। तो ये सब चीजें वो करेगा तो उससे प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, सोसाइटी को हार्म हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, रिवर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से मछलियां मरेंगी और हमारा इकोसिस्टम खराब होगा। कोयले का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, अगर एलपीजी का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, कार्बन एमिशन बहुत होगा, और कार्बन एमिशन ज्यादा होगा तो एयर पोल्यूशन फैलेगा, उससे पेड़ पौधों को, इंसानों को बीमारियां होगी, लोगों को नुकसान होगा, सोसाइटी को नुकसान होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप करने की कोशिश करेंगे तो उससे सोसाइटी को भी हार्म होगा, कस्टमर को भी हार्म होगा और एम्प्लॉइज को भी हार्म होगा। तो एक अच्छे बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करे, वो सोसाइटी का भी ध्यान रखे, वो कस्टमर्स का भी ध्यान रखे, वो अपने एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखे और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट भी कमाता रहे। बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए उसको। अनफेयर मीन्स सच एज होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन में बी फॉलो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। अगर आप अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, होर्डिंग मतलब जैसे कि इस समय अनियन महंगा चल रहा है, तो आप अगर अनियन को स्टोर करके रखेंगे, उसकी स्कैरिसिटी क्रिएट कर देंगे मार्केट में, ये दिखा देंगे कि मार्केट में अनियन है ही नहीं, तो उसका रेट बढ़ता चला जाएगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा। तो अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, बाद में धीरे धीरे माल बेचेंगे तो उससे क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही चीज होगी? इसलिए ऐसा गवर्नमेंट क्या कहती है कि कोई भी होर्डिंग नहीं करेगा, इसेंशियल आइटम्स की कोई भी होर्डिंग नहीं करेगा। अभी बीच में दालों के दाम बहुत महंगे हो गए थे, क्यों? क्योंकि लोगों ने स्टोर कर लिए थे। अनियन में कभी पोटैटो में होता है, कभी अनियन में होता है, कभी टोमेटो में होता है, इसमें ये होर्डिंग कर लेते हैं तो उसके रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग भी वही होता है, काला बाजारी करना, ठीक है। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या, कि मतलब मिलावट करना, चावल में कंकड़ मिला दिए सफेद रंग के, ठीक है, किसी चीज में मस्टर्ड ऑयल में कोई और दूसरा सस्ता वाला ऑयल मिला दिया, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी के लिए वो अच्छा नहीं होगा, ये करना ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बिजनेस को एथिकल होना चाहिए। इसीलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस एथिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो बिजनेस एथिक्स इसलिए आपको पढ़ाया जाता है सो दैट कि आप सिर्फ ये ना सीख जाएं कि आपको प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कस्टमर को, एम्प्लॉय को, सोसाइटी को कोई नुकसान हो। फिर उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस में बी इग्नोर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, एक लंबी रेस दौड़ना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म का नहीं सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अमेजॉन का एग्जांपल ले लीजिए, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए। अमेजॉन एक समय में लॉस मेकिंग कंपनी थी, 10 साल तक उसमें बहुत लॉस होता रहा, लेकिन एकदम से उस कंपनी ने बाउंस बैक किया और जेफ, उसके जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उसके जो फाउंडर हैं, वो दुनिया के प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन गए। और जबकि उनकी कंपनी लगातार 10 साल तक लॉस में थी, तो पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो हैबिट डाल रहे थे, लोगों को बहुत डिस्काउंट दे रहे थे, बहुत कैशबैक स्कीम दे रहे थे, बहुत तरह के ऑफर दे रहे थे कि लोग उनके प्लेटफॉर्म पे आए, अमेजोन पे आए और अपने आप को रजिस्टर करें, ऑनलाइन परचेज करना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक उनकी हैबिट ही नहीं है, उन्होंने कभी ऑनलाइन कोई परचेज करी नहीं है। वो तो हमेशा प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, बार्गेन करते हैं, फिर प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहाँ पे तो ना किसी से बार्गेन कर सकते हैं, ना आप प्रोडक्ट हाथ में ले सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, खाली फोटो लगी हुई है। तो फोटो से क्या पता चल रहा है कि कैसा प्रोडक्ट आएगा? तो इसलिए लोग झिझक रहे थे, स्टार्टिंग में ऑनलाइन शॉपिंग करने में लोग झिझक रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ऑफर दिए, बहुत सस्ते में प्रोडक्ट बेचे, मार्केट से बहुत ज्यादा सस्ते रेट पे बेचे और तरह तरह के ऑफर्स निकाले। तो लोग क्या हुआ, अट्रैक्ट हुए और उन्होंने धीरे धीरे लालच में प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिए कि अरे सस्ते मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत सस्ता मिलता है, तो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिए। और जब उनकी हैबिट पड़ गई, जब उनको ये कन्वीनियंट लगने लगा कि यार मुझे इतनी दूर मार्केट में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, और ये तो हमें रिटर्न पॉलिसी भी देता है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप रिटर्न कर दो और हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों रिटर्न किया। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमें नहीं पसंद आएगा तो हम रिटर्न कर देंगे। तो धीरे धीरे जब उन लोगों पे हैबिट पड़ी तो उन्होंने
प्रॉफिट वापस बाइंग करनी शुरू करी। और इससे क्या हुआ, अब अमेजॉन वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में से एक हो गई है और उसके जो मालिक हैं वो इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान हो गए। उनकी वेल्थ $200 बिलियन तक पहुंच गई, जितना कि इस ग्रह पे आज तक कभी किसी ने इतनी आकूत संपत्ति अर्जित नहीं करी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म में लॉस किए ताकि लॉन्ग टर्म में वो अमेजिंग रिटर्न्स बना सकें, और अमेजॉन सक्सेसफुल हो गया। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, in the present day environment, a business can't be effective with the sole objective of profit maximization. It must also set objectives in area like customer satisfaction, employee welfare, community development, environment protection, etc. ये इस पॉइंट में जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो ये बताया जा रहा है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में सिर्फ हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके बहुत लंबे समय में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। वो कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी जिसकी इमेज ये होगी कि हाँ ये एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है, ये अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखती है, ये कम्युनिटी डेवलप करती है, ये सोसाइटी का वेलफेयर करती है, ये अपने कस्टमर को बहुत सेटिस्फाई रखती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान रखती है, कस्टमर सर्विस का बहुत ध्यान रखती है, वो कंपनी बहुत सक्सेसफुल होगी। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। आपने गूगल का नाम सुना होगा और गूगल का एक आपको किसी को वीडियो आया होगा व्हाट्सएप पे और बहुत वायरल हो रहा था कि गूगल के ऑफिस का वीडियो था कि कितना कंफर्ट है वहां पे। आप सुबह जाइए, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, टी, कॉफी, लेमन टी, मतलब हर तरह की सुख सुविधाएं हैं वहां पे। और अगर आप काम करते करते थक गए तो आप रेस्ट रूम में जाके आराम कर सकते हैं, आप वीडियो गेम खेल सकते हैं, आप वहां पे टेबल टेनिस और डिफरेंट स्पोर्ट्स के रूम बने, आप वहां पे जाके खेल कर मतलब डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। फिर वापस जब आप एनर्जाइड हो जाए, जब आप चार्ज हो जाए तो आप वापस आ जाइए और फिर आप अपना काम शुरू कर दीजिए। फिर अगर आपको बीच में कभी किसी पर्सनल काम से बाहर जाना है तो वहां पे आप गैराज पे जाइए, वहां गूगल की कार खड़ी होगी, उसमें पेट्रोल भरा होगा, आप उसको निकालिए, अपना काम करिए। अगर आपके पास बच्चे हैं और आप उनको घर में छोड़ के नहीं आ सकते तो उनको आप साथ ले आइए, वहीं पे ऑफिस में नर्सरी बनी है, आप बच्चों को वहां छोड़ दीजिए, वहां पे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। फिर दोपहर का आप खाना भी खा सकते हैं, फ्री में मिलेगा आपको। फिर जब आप वापस जाएंगे तो आप खाना पैक करके भी ले जा सकते हैं। इतनी सारी सुख सुविधाएं, मतलब तो स्वर्ग में पहुंचा दिया गूगल ने अपने एम्प्लॉइज को। इसीलिए गूगल इतनी सक्सेसफुल है कि लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 24/7 उनको पता है मेरी कंपनी मेरा सब ध्यान रख रही है, मेरा इंश्योरेंस है, मेरे को अच्छी सैलरी दे रही है, मेरा मेडिकेयर है, अगर हम बीमार होंगे तो कंपनी फ्री में इलाज कराएगी, अगर हम मर जाएंगे तो मेरी कंपनी मेरे पूरे फैमिली का ध्यान रखेगी, उनको बहुत ज्यादा पैसा दे देगी जिससे वो आगे की लाइफ आराम से जी सकते हैं। मतलब गूगल के एम्प्लॉय को किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाना पीना, बच्चों का ध्यान, सब कुछ कंपनी कर रही है। आपको क्या करना है, आपको खाली अपने काम पे फोकस करना है। तो इतनी शानदार ऑफर्स देगी तो वो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। इसीलिए गूगल यानी उसकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। और सुंदर पिचाई जो एक इंडियन है, वो उसके सीईओ है, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं। और आपको किसी को पता है सुंदर पिचाई की सैलरी क्या है? किसको पता है? वो आंसर करे। एनुअल सैलरी कितनी मिलती होगी सुंदर पिचाई को? आपको मैं बता देता हूं, उनकी सैलरी है 1700 करोड़, 1700 करोड़ ये सैलरी है। और इतना इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर भी नहीं है, इतनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट भी नहीं है जितना खाली सुंदर पिचाई की सैलरी है। और 70-75 करोड़ तो इंडियन सीईओज को मिलते हैं। इंडिया में भी वो जिंदल कंपनी के सज्जन जिंदल थे, उनकी सैलरी 75 करोड़ थी। तो ये तो वो बहुत नॉमिनल है। तो 1700 करोड़ सैलरी सुंदर पिचाई लेते हैं, गूगल के एम्प्लॉय, गूगल के सीईओ, इंडियन। और एक साधारण इंसान थे, मैं उनकी जर्नी कभी आपसे को दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखेगी, सोशल वेलफेयर करेगी, एनवायरनमेंट का ध्यान रखेगी, तो वो कंपनी बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। वो गूगल बन जाएगी, वो एप्पल बन जाएगी, वो अमेजॉन बन जाएगी, इस तरह की कंपनियां बन जाएंगी। मल्टीप्लिसिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं? पीटर ड्रकर ने क्या बताया है? टू मैनेज अ बिजनेस इज टू बैलेंस अ वैरायटी ऑफ नीड्स एंड गोल्स and this requires multiple objective. He suggested 8 area where objective must be set. तो पीटर डकर ने बताया कि जब आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास
आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और उन्होंने 8 मेन एरिया बताए जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। तो वो 8 मेन एरिया कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये 8 मेन एरिया हैं जिसपे जो किसी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पहला, मार्केट स्टैंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ने बात करी थी पिडिलाइट की, तो पिडिलाइट का एग्जांपल मार्केट स्टैंडिंग में दिया जा सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उस तरह बाटा, अभी तो काफी सारे दूसरे कॉम्पिटिटर भी आ गए हैं, रिबॉक, नाइकी और भी एडिडास और कई सारी कंपनियां आ गई हैं। लेकिन जब मैं बचपन में छोटा था तो हमें सिर्फ पता होता था कि बाटा के जूते ही सबसे अच्छे होते हैं। जूतों में बाटा, स्टील में और नमक में टाटा, तो ये 2 कंपनियां थी, टाटा बाटा, वही सबसे फेमस थी इंडिया में। मार्केट स्टैंडिंग मतलब आपका मार्केट शेयर, आपका ब्रांड इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको किसी को कोई ऑप्शन ही नहीं आए दूसरा। और आपको एक चीज और बता दें कि पिडिलाइट के कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो जिनकी भी मोनोपोली है, जैसे कि इनका एक एमसील आता है, तो एमसील ब्रांड है, जबकि उसके प्रोडक्ट का नाम है इपॉक्सी कंपाउंड। लेकिन किसी को नहीं पता उसको इपॉक्सी कंपाउंड कहते हैं, सबको क्या पता है, एमसील। तो एमसील, अगर किसी को पाइप का लीकेज बंद करना है तो एमसील ही लगाएगा, तो प्रोडक्ट का नाम बन गया है। उसी तरह से मैगी इतना ज्यादा फेमस है कि नूडल कोई नहीं बोलता, सब कहते मैगी दे दो। अगर उसको ईपी भी लेना होता है तो भी कहता मैगी दे दो, वो वाली रेड वाली मैगी दे दो, ठीक है, पतंजलि वाली मैगी दे दो। तो लोग पतंजलि वाली मैगी मानते हैं, जबकि वो क्या है, वो नूडल है। उसका मेन नाम तो पता ही नहीं लोगों को, या पता है तो ध्यान ही नहीं देता। इसी तरह से पेस्ट में कोलगेट, लोग क्या कहते हैं, कोलगेट दे दो। अब वो पेस्ट नहीं बोलते हैं कि टूथपेस्ट चाहिए, एक कोलगेट दे दो, नहीं वो कोलगेट देता है तो कहते हैं नहीं ये वाला नहीं दे दो, डाबर वाला दे दो, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट का नाम ही बन गया है। ऐसे ही एक समय में हम लोगों के यहाँ वो चलता था डालडा, वनस्पति घी, तो वो सब लोग डालडा मांगते थे। कोई ये नहीं कहता था वेजिटेबल ऑयल चाहिए या वनस्पति घी चाहिए, वो क्या कहते थे, डालडा दे दो। उसके बाद इनोवेशन की बात कर लेते हैं। तो इनोवेशन में हीरो होंडा बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए। इसके अलावा एचडीएफसी ग्रुप है, आईसीआईसीआई बैंक है, उसने बहुत इनोवेटिव बैंकिंग दी। टीसीएस, इन्फोसिस, इस तरह की कंपनियां इनोवेशन करती रहती हैं, लगातार नई नई चीजें लॉन्च करना। फिर प्रोडक्टिविटी, बिजनेस का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी डिलीवर करना। प्रोडक्टिविटी कैसे नापोगे, प्रोडक्टिविटी हम निकालेंगे, इट इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज कंसिडर एज द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। यानी प्रोडक्टिविटी जब आपकी ज्यादा होगी तो ये पता चलेगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफिशिएंट है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने 8 घंटे प्लांट को रन कराया और कितने यूनिट्स बनाए, मान लीजिए 100 यूनिट्स बनाए, जबकि दूसरी कोई कंपनी 8 घंटे प्लांट को रन कराती है और 110 यूनिट बना रही है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये भी होना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्टिव। सरकारी कंपनियां क्या करती हैं, 8 घंटे प्लांट चला, 8 यूनिट बन रही है, उन्हें प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि कोई अच्छे से काम ही नहीं कर रहा। ये चीज है। फिर फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको अपने जो वर्कर्स हैं उनका एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, उनकी परफॉर्मेंस को हाई रखना है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का, उनकी फैमिली का ध्यान रखना है। तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस का फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव होगा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक माइनिंग कंपनी है तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को माइन कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से करना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे, बहुत ज्यादा नुकसान हो। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कराएं और उसके बैंक को लोन को रिपे करें। जैसे कि किंगफिशर में माल्या जी, वो क्या करे कि लोन लिए, जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो देश छोड़ के भाग गए। और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तो इन लोगों ने क्या किया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मिसयूज किया। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्होंने, जो सरकार ने, देश ने उनको दिए कि हम आपको बहुत रीजनेबल रेट पे लोन दे रहे हैं, सरकारी बैंकों ने उनको लोन दिए और वो उनके पैसे को लेके भाग गए, फ्रॉड कर दिया, बेईमानी कर दी, खुद अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली।
तो ये सारी की सारी चीजें बिजनेस को नहीं करनी चाहिए। यानी कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको सारे फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहिए देश के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, यानी कि अपने सारे जितने भी मैनेजर्स हैं जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना, उनका ध्यान रखना। अब जैसे मैं आपको गूगल का एग्जांपल दिया, तो गूगल में लोग मैक्सिमम आउटपुट क्यों दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट से लेके रात को डिनर तक सारा कुछ कंपनी मैनेज कर रही है। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर के खर्चे, आपकी स्वास्थ्य की देखभाल, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली की देखभाल, सारा कुछ कंपनी कर रही है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैनेजरियल परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए मैनेजरियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।